तो ये आपका चैप्टर 4 है। क्या पढ़ना है आपको? मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, पढ़ लिया था कि मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ईच एंड एवरीथिंग का डेफिनेशन आपके माइंड में होना चाहिए, थोड़ा आइडिया रखने के लिए कि स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है ना। तो मोशन का मतलब क्या होता है कि चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मोशन ये नहीं बताता आपको कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो या कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। उसके लिए हमें क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और प्लेन की अगर मैं बात करता हूं तो प्लेन क्या होता है? ये सीट ऑफ पेपर इज कॉल्ड प्लेन। अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये पेपर जो है या फिर ये व्हाइट बोर्ड जो है वो आपका क्या है? प्लेन है। ठीक है, प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब ये है कि जिसमें एक एक्स एक्सिस हो और जिसमें एक वाई एक्सिस हो। जिसमें क्या है? एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली बस यहां से आगे की तरफ मूव कर रहा हूं डायरेक्टली, तो क्या एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है ना, इट हैज ओनली वन डायरेक्शन। तो दिस इज द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था। बट व्हेन इट मूव लाइक दिस, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये ऐसे तो जा ही रहा था, आगे जा रहा था, आगे के साथ साथ ये भी उड़ के जा रहा है। तो उड़ के जाने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास पहले एक्स डायरेक्शन था, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है वाई डायरेक्शन में। क्या हो सकता है कि वो यहां से जो है एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा था बट ऐसे घूम के जा रहा है? बस समझ में आ रही है ना? वो क्या कर रहा है? ऐसे घूम के जा रहा है। तो घूम के जाने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ध्यान से देखें, घूम के जाएंगे, इसको उल्टा कर देते हैं अगर नीचे से ऊपर की तरफ, तो घूम के जाएंगे, मतलब यही तो है। बस समझ में आ रही है ना? यानी कि when the motion of a body perform in both direction both dimensions, both dimension का मतलब in x dimension and x y dimension also, जिसके पास दो डायमेंशन हो मोशन करने के लिए, वो नीचे वो स्टेट भी जा रहा है और क्या कर रहा है? आपको मूव भी कर रहा है किसी दूसरे डायमेंशन में भी, तो इसके पास दो डायमेंशन आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि दो ही डायमेंशन का मूवमेंट होंगे, मूवमेंट में थ्री डायमेंशन भी हो सकता है। और जनरली अगर हम बात करते हैं तो जनरली आपके पास थ्री डायमेंशन मोशन ही होता है। स्टार का मोशन देख लो, प्लैनेट्स का मोशन देख लो। आप जो मूवमेंट करते हो, आप घर से यहां तक आ रहे हो, ठीक है, तो सम टाइम आप स्ट्रेट पाथ पे चलोगे, अगर आप एकदम सिंगल स्ट्रेट पाथ पे चलोगे तो वो आप एक सिंगल डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो। बट होता क्या है, आप कभी स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करते। आप घर से यहां तक आते आते कई बार राउंड लेते हो, कई बार घूमते हो, कई बार कहीं से टर्न करते हो। तो जहां भी टर्न किया आपने, मूव किया, इधर से उधर गए, तो आपका दो डायमेंशन में चले गए ना। पहले एक्स में जा रहे थे, फिर वाई में चले गए। समझ में आ रही है ना? तो जनरली आपका जो कार होता है वो स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहा है तो हम बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन। बट वही कार उसी रोड पे घूम के चलने लगे तो टू डायमेंशनल मोशन। समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब टू डायमेंशनल मोशन को पढ़ने के लिए आपको अभी आपको क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो चाहिए जो हमें इसके डायरेक्शंस को बताए। क्या चाहिए? इसके डायरेक्शंस को बताए। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ना होता है क्या? स्केलर और वेक्टर। क्या पढ़ना होता है? आप देख सकते हो बुक में दे भी रखा है आपके पास। क्या पढ़ना है गुड़िया? हाँ, स्केलर एंड वेक्टर। क्या है स्केलर? बस समझ लो ध्यान से, आप डेफिनेशंस पहले लिख चुके हो पहले भी, ठीक है। तो स्केलर का मतलब क्या होता है? द क्वांटिटी विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी डायरेक्शन, ठीक है ना। द क्वांटिटी विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द स्केलर। एंड द वेक्टर इज which required magnitude and direction both, which required direction magnitude मतलब magnitude and direction both, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्केलर में क्या क्या आ सकता है हमारे पास? अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में क्या क्या मिल सकता है हमें इसमें? सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं स्केलर की तो वहां पे आ जाएगा स्पीड। क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा, क्योंकि स्पीड के बाद क्या होता है? कोई डायरेक्शन नहीं होता। बट इन वेलोसिटी क्या होता है? इन वेलोसिटी इट हैव सम डायरेक्शन। वेलोसिटी के बाद क्या होगा? डायरेक्शन होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा तरीका है समझने का कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट्स जो है हमें इसके जानने हैं, यूज करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। अच्छा, वेक्टर की बात करते हैं तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमें इसके डायरेक्शन चाहिए प्लस में मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं, वेक्टर के कुछ लॉज हैं, उन लॉ को पढ़ना है।
जिसको इसके पहले भी आपको बताया था मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में, एक बार बस क्विक रिवाइज कर लो इसे। अच्छा एक बार एक लिस्ट बना ही लो, स्केलर और वेक्टर का एक लिस्ट बना लो। स्केलर में क्या आ सकता है, एक तो स्पीड है, दूसरा टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर को ये डायरेक्शन चाहिए क्या? नहीं ना, टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए हमें वो नहीं चाहिए, इसका डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है हमारे पास, और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके लिए बताओ तो। वेक्टर के लिए वेलोसिटी, क्या चाहिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, ठीक है। अच्छा जब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी में आएगा तो फोर्स, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, यानी दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा। अच्छा फोर्स में मास है, यानी मास क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास के पास हमारा कोई डायरेक्शन नहीं है। समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आप बहुत सारा लिस्ट बना सकते हो, एक छोटा सा लिस्ट नहीं बनेगा, बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी, बना सकते हो ना। चल अब देखो, आपने जो लॉ पढ़ा था उसके पहले, आप किसी को इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, ठीक है, और आप दूसरे, कोई दूसरा है उसे, उसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो जो रिजल्टेंट आने वाला है, क्या आने वाला है, रिजल्टेंट आने वाला है, वो कहां जाएगा, इट माइट बी यहां कहीं जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे गैप जैसा ये बना हुआ है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, और इसके पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ए वेक्टर है, और ये आपके पास क्या है, बी वेक्टर है। ये पैरेललोग्राम बन गया ना, क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और इसको जो इसका रिजल्टेंट होगा वो होगा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी इसका वेक्टोरियल सम होगा, क्या होगा, वेक्टोरियल। इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। सम टाइम इसे ट्रायंगुलर लॉ भी बोलते हैं। ट्रायंगुलर लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऐसी इस तरीके से मूवमेंट करके देखें, इसके पहले आपने देखा था कि अगर हम एक ए वेक्टर है जो इस साइड में मूव कर रहा है, और दूसरा जो वेक्टर है वो इस साइड में मूव कर रहा है ऐसे, तो जो इसका रिजल्टेंट आने वाला है लाइक दिस, इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। आपको ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर ए वेक्टर यहाँ पे है और ये बी वेक्टर, वी कैन शिफ्ट द वेक्टर्स फॉर एनालाइजिंग पर्पस, फॉर अंडरस्टैंडिंग, हम क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर सकते हैं, जहां चाहे वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, बट वी हैव टू रिमेंबर या वी हैव टू केयरफुल अबाउट दैट कि द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर मस्ट बी सेम, वो सेम होना चाहिए। मतलब यहां से उठा के मैं यहां रख सकता हूँ, यहां रख सकता हूँ, यहां रख सकता हूँ, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है ना, यानी कि मैं इसको जो जो वेक्टर हमारे यहाँ पे था उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। नाउ जो हमारा रिजल्टेंट है वो आपको समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से ही होने वाला है, ये वही तो है रिजल्टेंट, देखो तो, है ना। आप चाहो तो इस पे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर लो इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, और सेम इसके सामने चूंकि इसी को हमने शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये बी वेक्टर है और ये क्या है, ए वेक्टर है, एंड द रिजल्टेंट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। वेक्टर्स पढ़ाने के लिए या वेक्टर्स को यूज इसमें इसलिए किया जा रहा है बिकॉज आपको पता चल रहा है कि हम यहाँ पे दो डायमेंशंस या की बात करेंगे, जो मोशंस होगा हमारा वो किसमें होगा, दो डायमेंशन में होगा, और जब दो डायमेंशन में होगा तो हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी,
बात समझ में आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो अब जब इसे तुमने समझ लिया कि हाँ एक पैरेललोग्राम लॉ है जो इस पे अप्लाई होता है, आगे हम चल के अभी इसको निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, हाउ कैन वी फाइंड आउट, ठीक है ना? एंगल भी निकालेंगे कि इसके बीच का एंगल क्या हो सकता है, किस एंगल पे ये जो है इसका फाइनल आउटपुट आने वाला है, वो दोनों के दोनों हम निकालेंगे। पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। दो टॉपिक्स हैं इसके बीच में, एक है आपको पोजीशन और एक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है गुड़िया? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, आपने इसके पहले स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पोजीशन पढ़ा था ना? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पोजीशन कैसे पता करते हो आप? हाउ कैन यू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द ऑफ ए ऑब्जेक्ट और ऑफ ए बॉडी? किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी बॉडी का अगर आपको पोजीशन पता करना है तो कैसे पोजीशन पता करते हो? क्या करते हो आप? यही काम करते हो ना। अगर मैं एक्स वाई ग्राफ बना लेता हूं, यहाँ पे एक्स और वाई प्लेन बना लेता हूं, क्योंकि आपको पता था उसमें कि या तो बॉडी एक्स में जा रही है या तो बॉडी, तो आप एक्स वाई बनाते नहीं थे, आप बस एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते थे। मैं भी इसको सिंगल लाइन ही ड्रॉ करता हूं पहले, ठीक है। और आप क्या करते थे? आप एक रेफरेंस लेते थे, उस रेफरेंस पॉइंट को 0 मान देते, ये करते थे गुड़िया। और फिर आप कहते थे कि ये जो है 0 से 5 मीटर पे है, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर चला गया तो हम कहते थे ये 0 से 10 मीटर पे है, या फिर जो भी है 10, 5, 20 जो भी हो सकता है। और पोजीशन कैसे बता देते थे? तो पोजीशन आप बताने का तरीका ये कहते थे कि क्या पोजीशन है इसकी, तो या फिर अगर सपोज कर लो कि हमारे पास यहाँ पे 2 है, ये क्या है 2 है, तो हम पोजीशन किसी से भी निकाल सकते हैं ना, कि यहां से ये कितना दूर है या फिर यहां से ये कितना दूर है, ये करते थे ना। तो पोजीशन का मतलब क्या है? कि पोजीशन का मतलब यह है कि रेफरेंस पॉइंट से वो कितना दूर है। अब रेफरेंस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लेना चाहते हैं। अगर हमने रेफरेंस 2 को लिया तो मैं बोलूंगा कि रेफरेंस पॉइंट से वो 3 मीटर दूर है। डायरेक्शन नहीं था हमारे पास, हमारे पास डायरेक्शन नहीं था, ठीक है। या तो हम राइट बोलते थे या तो लेफ्ट बोलते थे। ये बोलेंगे ना कि पोजीशन 2 से वो 3 मीटर राइट साइड में है, वो यहां से 3 मीटर लेफ्ट साइड में है। तो ये तो था जनरल पोजीशन जिसमें वेक्टर नहीं है। लेकिन जब वेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, और साथ साथ हम चूंकि 2D के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये क्या हो सकता है? एक्स में भी हो सकता है और वाई में भी हो सकता है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से समझेंगे, एक्स और वाई प्लेन बनाएंगे साथ साथ। यानी क्या हो रहा है हमारे पास साथ, हम एक्स प्लेन में भी देख रहे हैं और वाई सॉरी एक्स डायरेक्शन में भी, यानी कि एक्स एक्सिस में भी देख रहे हैं और वाई एक्सिस में भी देख रहे हैं। जब एक्स और वाई दोनों एक्सिस आपस में मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं? उसे प्लेन बोलते हैं, जिसको कार्टेशियन प्लेन नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर सपोज करो कि कोई व्यक्ति ए यहां पे बैठा हुआ है, यहां बैठने का मतलब क्या हुआ? यहां बैठने का मतलब क्या हुआ? यहां बैठने का मतलब यह हुआ कि वो एक्स से पार्टिकुलर डिस्टेंस ऊपर, मतलब क्या मानूंगा मैं? तो मैं ये मान लेता हूं कि ये 0 एक्सिस से, जो 0 पॉइंट है वहां से अप्रोक्सीमेट 6 मीटर की दूरी पे है। बट एग्जैक्टली वो एक्स पे नहीं है, वो थोड़ा ऊपर है, यानी वाई डायरेक्शन में है। अब वाई डायरेक्शन में कितना है? तो वाई डायरेक्शन में आप बोलोगे क्या कि ये वाई में जो है जो भी हो सकता है। मान लो कि हमारे पास ये 3 मीटर है, ये कितना है? 3 मीटर है ना गुड़िया? तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या हुआ? एग्जैक्ट पोजीशन जो होगा वो आप बताओगे क्या कि इसका एग्जैक्ट पोजीशन ये है। इसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? एक एरो से आप बता सकते हो, एक बहुत जनरल सा प्रोस्पेक्टिव है सोचने का, कि आप एक एरो से बता सकते हो कि यहां से 0 एक्सिस से वो इस डायरेक्शन में इतने पॉइंट पे है। अब देखो इसका एक तरीका ढूंढते हैं, एक सटीक तरीका। एक सटीक तरीका तो ये है हमारे पास कि आपको बोला जाएगा क्या कि आप एक्स डायरेक्शन में 6 मीटर जाओ और फिर वहां से 90 डिग्री होते हुए वाई डायरेक्शन में 3 मीटर चले जाओ, एग्जैक्टली उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहां पे वो बच्चा या जहां पे वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि वाई डायरेक्शन में पहले जाओ 3 मीटर एंड देन राइट साइड में या फिर एक्स डायरेक्शन में चले जाओ 6 मीटर, देन यू कैन गेट द पोजीशन। बस समझ में आ रही है ना? बट अगर मुझे इन दोनों ही इंफॉर्मेशन को एक ही स्टेटमेंट में लिख के बता देना है किसी को, एक इक्वेशन के थ्रू समझा देना है किसी को, तो कैसे बताऊंगा? एक तरीका होना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। तो वो तरीका जो है
उसी को वेक्टर बोला जाता है और वही हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? वही हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो क्या थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही है कि पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर आर मानता हूं, क्या मानता हूं, तो मैं लिखूंगा कि आर इज द पोजीशन वेक्टर। कहां से कैसे जा रहा है वो? तो मैं बोलूंगा कि 6 मीटर एक्स डायरेक्शन में प्लस 3 मीटर वाई डायरेक्शन में जा रहा है वो। यानी कि बाय राइटिंग दिस यू कैन इजीली से कि इसका पोजीशन क्या है। ठीक है, अब यहां पे ये बस इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज इन द एक्स डायरेक्शन, और ये बस इंडिकेट कर रहा है दिस इज इन द वाई डायरेक्शन, बट इट हैव ए सम स्पेसिफिक नेम आल्सो। इसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? ठीक है ना, क्या होता है इसका नाम? यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं इसे, और क्या क्या चीजें होती है यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर कहलाता है वन यूनिट। क्या कहलाता है ये? वन यूनिट इन दैट डायरेक्शन, मतलब कि एक यूनिट एक्स डायरेक्शन में होगा और एक यूनिट वाई डायरेक्शन में होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? 3 मिलेगा। जैसे लाइक केजी की तरह बात कर लेते हो आप, जैसे आप कहीं पे लिखते हो 5 केजी, क्या लिखते हो? तो 5 इज द मैग्नीट्यूड और दिस इज द यूनिट। दिस इज द यूनिट का मतलब इकाई। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा और डायरेक्टली केजी लिख दिया, आपने कुछ भी नहीं लिखा और डायरेक्टली क्या लिख दिया? केजी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 1 केजी। जनरली हम ऐसा नहीं लिखते। जनरली हर बार जब भी हम केजी लिखते हैं तो हम इसको 1 केजी जरूर लिखते हैं, ठीक है ना, फॉर परफेक्ट सॉल्यूशन के लिए। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि अगर आपने 5 केजी लिखा है, अगर कहीं पे 5 केजी लिखा है तो 5 केजी का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई बाई 1 केजी। ठीक है ना, यानी कि एक एक केजी के 5, अगर आपके पास वजन वाले कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो वैसे वैसे 5 ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 केजी मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर की बात की जा रही है। समझ में आ रही है ना? तो पोजीशन वेक्टर कैसे समझ में आया आपको? कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अब इसी तरीके से क्या मैं दूसरे पोजीशन को बता सकता हूं? हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ए यहां बैठा हो और ऑब्जेक्ट बी जो है, क्योंकि तुमको पता ही है कि संदीप जो है शांति से तो बैठने वाला है नहीं, ठीक है, उसको मैं कहीं बोलूंगा कहीं जाकर बैठेगा, तो यहां पे आके बैठा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है पोजीशन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं, बिना रेफरेंस के हम बता नहीं सकते किसी को। तो ये रेफरेंस पॉइंट होगा और मैं यहां से डायरेक्टली ड्रॉ कर लूंगा इसको यहाँ पे, ये हमारा बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, दूसरा तरीका भी है, एक तरीका हमारे पास ये भी है कि मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसका एंगल अगर निकाल लेता हूं किसी तरीके से। मैं आपको एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, बाकी हम आगे निकालेंगे, सारे का सारा हर एक चीज निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं कि अगर मुझे ये एंगल पता चल जाता और ये डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर द रूट अंडर ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ही है ना। तो जब ट्रायंगल है तो ये आपको डिस्टेंस पता है, ये आपको डिस्टेंस पता है, तो क्या आप ये हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप ये फाइंड आउट कर लोगे, और आपको अगर मैं एंगल बता दूं तो एग्जैक्टली आप वहीं पहुंचोगे ना जहां जाना है। नहीं बात समझ में आई? आई ना? मतलब देखो आपके पास एकदम एक्चुअल पॉइंट मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है? मिल जा रहा है ना। और वही प्रोसेस हम इसके लिए भी करेंगे कि अगर मुझे एंगल पता चल जाए और इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं जहां मुझे चाहिए। यानी वी कैन फाइंड द पोजीशन बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड द एंगल विद द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कुछ भी हो सकता है, हम एक्स एक्सिस के थ्रू भी निकाल सकते हैं और वाई एक्सिस के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है कि पोजीशन वेक्टर क्या कहलाता है? अच्छा, पोजीशन के बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। इसी में दो पॉइंट्स हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है, ठीक है। डेफिनेशन आप बुक से लिख लेना, डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला, आप यहां समझ लो ध्यान से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट यही हो सकता है कि आप पहले यहां थे और यहां से कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका? ये अभी कर्व है, कर्व का मतलब आप थोड़ा सा घूमते फिरते जा रहे हो, इधर उधर हिलते डुलते जा रहे हो, ठीक है। बट एक्चुअली पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां ए से लेकर बी तक। तो आप क्या करोगे, इसको एग्जैक्टली मैच कर दोगे। इसको क्या करोगे आप, एग्जैक्टली मैच कर दोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना।
तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब इसको मैंने अगर कहीं पे मान लो ऐसे r मान लिया, और ये r1 हो गया और ये r2 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, केवल अगर r लिख देता हूं मैं, इसको क्या लिखता हूं, r लिख देता हूं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे? चलो इसको एक सिंपल सा फिगर बना लेता हूं तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा आपको, कि पहले कोई ऑब्जेक्ट जो है यहां पे था ए पे, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट जो है यहां पे है बी पे, ये आपके पास क्या है r1 मान लो, इसको क्या मान लो r2 मान लो। देखो r1 r2 क्या कर रहा है गुड़िया, r1 r2 ये इंफॉर्मेशन रखा हुआ है अपने पास कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए। समझ में आ रही है ना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, ये आपको r1 r2 जो है कंटेन करके रखा हुआ है, तो आपको इन दोनों के पोजीशन के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ए से बी तक का डिस्टेंस चाहिए, वो आपको बताना है। एक बार आप देखो और बताओ तो क्या होगा। देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, तो इसके पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करोगे, आप ये पता करोगे ना कि ये एक्स पे कितना दूर गया है और वाई पे कितना दूर गया है, तो आप एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि ये कितना दूर गया है, कहां पे गया है। ठीक है ना, तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप क्या करोगे, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे, और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना दूर है और यहाँ पे कितना दूर है। ठीक है ना, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका वेक्टर क्या कहता है कि आप डायरेक्टली यहाँ जीरो से इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लो वेक्टोरियली, एरो देने का मतलब वेक्टर है। ठीक है ना, तो ये बता रहा है कि जीरो से लेकर आप ए पे पहुंच गए। अगर मैं बात करता हूं, इसको मैं बोलता हूं कि दिस इज द आर पोजीशन वेक्टर। क्या है ये, आर पोजीशन वेक्टर, मैं इसको ऐसे बोलता हूं आर पोजीशन वेक्टर दिस। ठीक है, r1 r2 कुछ भी दे सकता हूं, मैंने इसको r1 दे दिया क्योंकि दूसरा पॉइंट भी हम लेने वाले हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि r1 क्या कंटेन कर रहा है, कैसे पता चल रहा है कि वो ए पे पहुंचा हुआ है, वो ऐसे पता चल रहा है कि आप x डायरेक्शन में, मान लो कि यहाँ पे आप x डायरेक्शन में जा रहे हो और यहाँ पे क्या जा रहे हो, y डायरेक्शन में जा रहे हो, मुझे नहीं पता x में कितना जा रहे हो, y में कितना जा रहे हो, तो आई कैन यूज या आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस कि अगर मैं इसको x1 बोलता हूं, इसको y1 बोलता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि r1 वेक्टर इज नथिंग, द x डायरेक्शन में क्या है, x डायरेक्शन में, यानी कि x1 डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको पता है कि x1 डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। बात समझ में आ रही है ना, यानी r1 कंटेन द इंफॉर्मेशन लाइक दिस। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो ऐसे मान के चलो कि ये 5 मीटर है और ये 6 मीटर है, एक 5 मीटर और एक, तो ये पोजीशन क्या होगा, ये पोजीशन यही होगा ना, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर द रूट अंडर, यानी ये जो हमारा पोजीशन होगा वो होगा आपके पास क्या, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर द रूट अंडर, ये होगा ना। और आपको अगर एंगल पता चले, जाहिर सी बात है, इससे ये 90 डिग्री बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो एंगल कंटेन कर रही है, तो अगर आपको एग्जैक्टली एंगल मिल जाए, एग्जैक्टली एंगल मिल जाए, तो आप केवल इस लाइन के थ्रू बता सकते हो कि ये कहां पहुंचा है। आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, ये लाइन जितना डिस्टेंस है, मान लो कि ये 5 मीटर आया या 20 मीटर आया, जितना भी आ गया, ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं जो आपको याद है, 453 वाला याद है ना, तो मान लो कि ये आपने जो है इसको 4 ले लिया और ये 3 ले लिया, तो ये जाहिर सी बात है 5 होगा। मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूं यहाँ पे कि जो R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, कितना आया, 5 आया। तो 5 क्या डिनोट कर रहा है आपको, 5 डिनोट कर रहा है द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज 5। और एंगल आपको अगर मैं बात करता हूं तो एंगल क्या मिलेगा, एंगल क्या मिलेगा, अरे एंगल क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 90 है ना, तो ये जब 90 है और ये छोटा साइड है, ये बड़ा साइड है और ये छोटा साइड है, तो छोटे साइड पे आपको 53 डिग्री और ये 37 डिग्री, 53 डिग्री और 37 डिग्री। तो मैं यहां पे ये नहीं बोल सकता क्या कि एक्स एक्सिस से 53 डिग्री, एक्स एक्सिस से 53 डिग्री के डायरेक्शन में 5 मीटर चलोगे ए के पास पहुंच जाओगे। तो बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हो आप, कि एक जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है।
वो डायरेक्टली आपको मतलब उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको उस पोजीशन पे पहुंचा सकता है। बात समझ में आ रही है ना? यानी किसी भी पोजीशन पे पहुंचना है तो एक वेक्टर जो है आपको गाइड कर सकता है कि आपको कहां जाना है। ये द गाइडलाइन यू कैन से। नहीं बात समझ में आई? ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो हुआ पोजीशन वेक्टर, मतलब किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन। जाहिर सी बात है, अगर ये व्यक्ति कहीं और पहुंचे तो, कहीं और जाए तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो निकालना होगा हमें। हमें मोशन में ये निकालना होता है ना, या तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है या पाथ डिफरेंस निकालना होता है। चलो तो फिलहाल हम डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं कि ये व्यक्ति यहां बैठा हुआ था और अब क्या कर रहा है, ये यहां से मूव कर रहा है, ये पहुंच गया यहां पे, ये हो गया ए डैश। ए व्यक्ति पहले यहां बैठा था, अब चला गया ए डैश पोजीशन पे। तो ए डैश पोजीशन पे कहां, तो पोजीशन की जैसे बात आ रही है तो आप क्या करोगे, ओरिजिन से इसको मैच कर दोगे और बोलोगे क्या कि दिस इज द वेक्टर आर डैश। चलो इसको मैंने R1 लिया तो इसको R डैश ले लेते हैं, ऐसे ज्यादा आसान लगेगा समझने में। और ये R1 डैश का जो वेक्टर है वो आपको क्या बता रहा है, ये आपको यही बता रहा है कि दिस इज द पोजीशन ऑफ ए डैश, ए डैश। यानी अब ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। जितना इंफॉर्मेशन ये कंटेन कर रखा था उतना ही इंफॉर्मेशन इसके पास भी है, यानी इसके पास भी एबिलिटी है कि वो डायरेक्टली आपको यहां पहुंचा सकता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। अब बताओ मुझे कि इस पोजीशन वेक्टर में कहीं कोई डाउट है किसी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन इसे निकाल सकते हैं ना हम एक पोजीशन वेक्टर से, कि वो कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, या फिर कितना दूर जा रहा है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बाकी हम बहुत कुछ सीखेंगे आगे। तो एक बात बताओ, क्या मुझे यहां से यहां तक का पोजीशन अगर चाहिए तो नहीं निकाल सकता क्या? कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है ना? तो वेक्टर का एडिशन लॉ जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। कैसे एप्लीकेबल होगा वो देख लेते हैं एक बार। ये कहां से कहां जा रहा है गुड़िया, ए से ए डैश जा रहा है। तो ए से ए डैश अगर जा रहा है, मान लो कि मैं इसको फिर से एक और पोजीशन, जो कि आपको पता है कि अगर वेक्टर है तो वेक्टर का पोजीशन वेक्टर वहां पे डाल दो तो उनको क्लियरली पता चल जाएगा। फॉर दिस वेक्टर, अगर ये हमारा क्या है, ये आर है, केवल सिंगल आर है, ये आर है, ये आर डैश है, तो इसको मैं क्या मान लो, आर नॉट मान लो, क्या आर नॉट वेक्टर मान लेता हूं, ठीक है ना? तो दिस इज योर आर नॉट, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ए से ए डैश पे जा रहे हो एग्जैक्टली। तो कैसे जाओगे और इस पे कैसे अप्लाई करोगे, क्या रूल हो सकता है इसका? तो रूल कैसे पता करते हैं और कैसे हम अप्लाई करने वाले हैं वो देख लेते हैं। आपको वेक्टर का एडिशन मैंने बताया था, उसमें क्या किया था कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है, और ये आपके पास A2 कोई भी एक अलग वेक्टर है, तो हम क्या कर देते हैं, हम कह देते क्या कि इसका देखो तो पोजीशन क्या क्या है, इसका हेड जो है, पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल में टच है क्या, कहेंगे हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल होगा क्या होगा, इसके टेल टू इसका हेड होगा, टेल टू जो है, और टेल टू हेड जो भी मिलेगा वो क्या होगा, A प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ये चीज यहां अप्लाई करना है हमें, ये चीज यहां अप्लाई करना है हमें। समझ में आ रही है ना? तो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और इसको सेटअप करते हैं इस वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं पहले वाले को इसको ड्रॉ करता हूं, नीचे वाले को ध्यान से देखो, नीचे वाले को ड्रॉ करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये कुछ इस तरीके का वेक्टर मिलेगा ना। मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया आपने समझने के लिए। ये हमारा क्या है, ये आर डैश वेक्टर है, आर डैश वेक्टर है। अच्छा, इसी पोजीशन से दूसरा भी निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, कहां तक, ये हमारा क्या है, आर वेक्टर है, ये ऐसे निकला हुआ है और इस पोजीशन से ये यहां गया है ऐसे, क्या है वो, आर नॉट वेक्टर। आपको पता है कि जिसका हेड और टेल आपस में कनेक्टेड हो, उन दोनों का सम फाइनल वाले के इक्वल होगा। यानी यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होना चाहिए किसके इक्वल, इसके इक्वल होना चाहिए। यानी कि इसके अकॉर्डिंग बाय द ट्रायंगल लॉ, या फिर आप कह सकते हो बाय द पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम भी तो यही होता है ना, आप इसको थोड़ा सा मूव कर दोगे तो पैरेललोग्राम भी बन जाएगा ये। चलो हमें उसको नहीं देखना, पहले डायरेक्टली देख लेते हैं। तो इसका और इसका, यानी कि दिस पोजीशन वेक्टर और इस पोजीशन वेक्टर का सम जो होना चाहिए, यानी कि आर वेक्टर प्लस आर नॉट वेक्टर, दैट मस्ट बी इक्वल टू R1
वेक्टर, सॉरी आर डैश वेक्टर, आर डैश लिया था हमने, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज योर, ओके। तो जब ये आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो क्या मैं आर नॉट इक्वल टू नहीं लिख सकता, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, आर वन वेक्टर माइनस, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सॉरी आर वन आर टू मैंने डाल दिया अपने मन से, आपको यहाँ पे होना चाहिए आर डैश और आर, तुम्हारे नोटेशन के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गुड़िया, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप आसानी से निकाल सकते हो ना? ए गुड़िया यहाँ देखो, अच्छा एक बात बोलो, एक काम करते हैं, क्योंकि जो जनरल यूज होगा ना हमारा वो होगा आपको आर वन आर टू, क्योंकि पोजीशन नंबर वन, पोजीशन नंबर, तो जाहिर सी बात है पोजीशन नंबर वन के लिए हम आर वन वेक्टर लेंगे तो हमें ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस भी रहेगा, माइंड में सेट रहेगा कि हाँ आर वन का मतलब पोजीशन नंबर वन, आर टू का मतलब पोजीशन नंबर, तो जो फाइनल हमारा डिस्प्लेसमेंट आने वाला है वो क्या होने वाला है, तो यहां से मैच करो और वहां बताओ मुझे क्या हो सकता है, और नहीं याद आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो इसको मिटाओ और दोबारा लिख डालो। आर वन का मतलब ये आपका आर टू है और ये आपका आर वन है, और दिस इज योर फाइनल आर, दिस इज योर फाइनल आर। अच्छा फाइनल आर जो है इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई कैन राइट दिस पोजीशन वन टू टू, पोजीशन वन टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन, बिकॉज आपको कई जगहों पे बुक्स में मिलेगा ये नोटेशन यूज करने के लिए, और वहां पे फिर आप इधर से उधर करोगे कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सी कंडीशन है ना, एक से दो पे जा रहे हो आप, आर वन टू टू, ठीक है ना, आर वन टू, तो क्या है आर वन टू, क्या मिल रहा है यहाँ पे, इसको मिटाओ दोबारा लिख लो, इसके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है गुड़िया, आर वन प्लस सॉरी आर वन प्लस दिस वन, आर वन प्लस, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो ना कि आर वन वैक्टर प्लस आर वन टू वैक्टर दैट मस्ट बी इक्वल टू आर टू वैक्टर, और यू कैन से आर टू वैक्टर आर वन टू वैक्टर इज इक्वल टू आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? तो दिस इज सेम फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे फाइनल माइनस इनिशियल आप बार बार बोलते हो ना, तो उसी के तर्ज पे ये भी है, तो याद रहेगा क्या? तो अगर आपको ये फाइनल आर निकालना है तो कभी कभी आपको ये भी लिखा मिलेगा और कभी कभी आपको आर टू माइनस आर वन वैक्टर भी करके मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है अगर ऐसा भी कुछ करके मिलता है या लिखा हुआ मिलता है तो, तनु नहीं है ना? ठीक है चलो, तो इसका पोजीशन, इसका क्या था, ये कैसे मूव कर रहा था गुड़िया, ये ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे गया, ऐसे गया, तो आपने इन दोनों पोजीशन में पता कर लिया था इसके कि ये कहां पे है और ये कहां पे है, बस समझ में आ रही है ना? मतलब कहीं भी आपको निकालना है इसके पोजीशन को तो आप क्या कर सकते हो, बस उस पॉइंट को लोगे, ओरिजिन से मिलाओगे, उसका डायरेक्शन मिल जाएगा आपको, एक मतलब पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, तो ये पोजीशन वेक्टर फिर दूसरा पोजीशन वेक्टर और उसके बीच का डिफरेंस आप निकाल सकते हो, या उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से, है ना? अच्छा इसका मतलब ये है, इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है अगर इस पॉइंट पे मैं पोजीशन की बात करता हूं तो ये पोजीशन कैसा होगा, कुछ ऐसा यहाँ पे होगा ऐसे, है ना? पोजीशन तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेंगे ना, ये मान लो ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये पोजीशन क्या होगा आपका, ऐसा होगा बी पे, यहाँ का पोजीशन बी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, ए से बी होगा, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, पहले वाले में क्या था, एक बार और हम एक इसी फिगर को दूसरे तरीके से एक बार एनालाइज करके देखते हैं, कि दूसरा अगर कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, अच्छे तरीके से मूव करने का मतलब कुछ ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, जस्ट ए कोइंसिडेंट है ये, मैंने बोला जस्ट ए कोइंसिडेंट है कि यहां से यहां तक का जो पाथ है ना एकदम स्ट्रेट है, पाथ क्या है, स्ट्रेट है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है, जस्ट ए कोइंसिडेंट, यानी कि आपका जो ये लाइन ड्रॉ होगा वो इसी के ऊपर एग्जैक्टली हो जाएगा ना, हाँ गुड़िया, जो लाइन ड्रॉ होगा, क्योंकि आप लाइन क्या चाहते हो, इन दोनों के बीच का जो लाइन ड्रॉ करोगे दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द, अच्छा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला है, यहां पे भी एक डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो और यहां पे भी एक डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, एंड व्हाट इज द पाथ ट्रेवल बाय यू,
या फिर ऑब्जेक्ट। तो पाथ ट्रेवल इज लाइक दिस, ये जो कर्व लाइन है वही पाथ है उसका, वो उस पाथ पे जा रहा है, और यहां पे पाथ क्या है, स्ट्रेट हो गया। तो क्या मैं इसके पाथ में, यानी कि जो पाथ डिफरेंस है वो और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है उसमें कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूं? हाँ, जो इसका पाथ डिफरेंस है वो और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो, उन दोनों में कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। अरे यहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हर समय या तो छोटा होगा या उस पाथ डिफरेंस के इक्वल होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये कंक्लूजन निकाल नहीं सकते, आसान है ना। तो चलो फटाफट इस कंक्लूजन को लिख लो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट एट एनी 2 पॉइंट। आ रहा था आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपके पास वो है, हाँ, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, क्या है? इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम कुछ देर पहले कर रहे थे इसको, लेकिन अब हमें इसे पता रखना होगा ये क्या होता है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। बस क्विक रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। अगर कहीं पे मैंने लिखा है ए वेक्टर, तो जाहिर सी बात है ए वेक्टर का मतलब ए हैव सम डायरेक्शन। ठीक है ना। बुक में आपको डायरेक्टली केवल ए लिखा हुआ है, ए के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया हुआ, नहीं लगाया हुआ ना, क्योंकि ये देखो एक बार देख लो इसे, ए वेक्टर को कहीं कहीं पे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है और आप ए लिखोगे और बोल दोगे कि वेक्टर है ये, तो भी चलेगा। ये मतलब आप एरो लगाओ या ना लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन जनरल क्योंकि आप राइटिंग लिख रहे हो तो आप बोल्ड वगैरह तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी जब भी ए यूज किया गया वो बोल्ड यूज किया गया। देखो ध्यान से, ये क्या किया गया है, बोल्ड यूज किया गया है। आप तो बोल्ड नहीं दिखा सकते, उसको क्लियरली डिनोट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी यूज वेक्टर सिंबल। ठीक है ना, वो यूज नहीं करता क्योंकि वो बोल्ड का यूज कर लेता है। बात समझ में आ रही है ना? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इससे समझ में आ जाएगा। चलो, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ए वेक्टर है गुड़िया, ए वेक्टर एक हमारे पास है और इसी का एक इक्विलिटी वेक्टर में मुझे निकालना है, एक इक्वल वेक्टर मुझे बनाना है, तो मैं बनाऊंगा ऐसे ए वेक्टर। ठीक है, लेकिन चलो सबको मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। अगर मैंने 5 मीटर का ही एक लेंथ ऐसे बना दिया, ये 5 मीटर है, ठीक है, जिसको मैंने बोला कि ये ए वेक्टर है, क्या है ये, ए वेक्टर है, और एक ऐसा वेक्टर बना दिया मैंने और ये भी बोला कि ये भी 5 मीटर ही है, कितना ये, और ये है हमारा ए डैश वेक्टर। ठीक है ना, बट दिस टू वेक्टर्स आर इक्वलिटी वेक्टर बट दिस टू आर नॉट इक्वलिटी वेक्टर। क्यों? बिकॉज इन दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है ना, बट ये दोनों पैरेलल आपस में नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब ये निकलता है कि इक्विलिटी वेक्टर हम तभी बोलेंगे जब उनके मैग्नीट्यूड प्लस उनके डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। उनके डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम तो है डायरेक्शन, कहां डायरेक्शन इसका सेम है, देखो तो ये जो है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, एक रेफरेंस पॉइंट मैंने एक्स को ले लिया, तो ये एक्स पॉइंट यहां भी आएगा। ठीक है ना, इस एक्स पे ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का, बट ये कितने का बना रहा है, सम एंगल, सम मोर देन 0 डिग्री। आप कह सकते हो कि मोर देन 0 डिग्री, ये क्या है गुड़िया, मोर देन 0 डिग्री है ना, तो डायरेक्शन कहां सेम है क्या, नहीं है। बात समझ में आई नहीं है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए डायरेक्शन उनका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो जब तक आपका एंगल सेम ना हो तब तक आप उसे इक्विलिटी वेक्टर नहीं बोलोगे, तब तक आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इक्विलिटी वेक्टर में? चलो, तो अभी तुमने देखा क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, ये अभी नहीं देखा ना। अच्छा, ये तो पढ़ लिया तुमने, इक्विलिटी वेक्टर पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा इक्विलिटी वेक्टर अगर हमारे पास हमने पढ़ लिया तो एक चीज और पढ़ लेते हैं साथ साथ, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला, समझ लो, डेफिनेशन खुद से बना लेना। ठीक है, सिंपल सा है। अगर आपने क्या पढ़ा था, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हो कि वेक्टर का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है,
क्या है हमारे पास, जो पोजीशन वेक्टर्स है उस पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग आप सारा काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है पोजीशन वेक्टर के पास कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, ठीक है ना। और अगर मैं मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, क्या है, दो पोजीशन वेक्टर है तो इनके बीच में कुछ एंगल भी होगा। तो ये एंगल तो बहुत आसान है, मान लो कि मैंने 60 मान लिया तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये हमें ये नहीं करना कि ये 60 डिग्री है या क्या है, बस मुझे ये बताना है आपको कि ये एंगल जो होता है ना, ये होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब ये कहने का मतलब क्या है कि ये तो बहुत आसान है, दिखाई दे रहा है। मैंने बोला है ऐसे कि ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर यहां पे है, ठीक है ना, और यहां पे जो दे रखा है वो है आपको 120, कितना है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये जो भी दो वेक्टर दिए गए हैं आपके पास, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो इन दोनों ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितने का है बताओगे मुझे, नहीं है। यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये वेक्टर का एंगल नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है ना। ये एंगल के बीच में वेक्टर कब बनेगा, एंगल के बीच में वेक्टर कैसे, मतलब वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे हम, जब तक कि या तो हेड हेड से मिले या तो टेल टेल से मिले, तभी जाके उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल होगा, अदरवाइज एंगल नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि इस एंगल को अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन ये ड्रॉ करा और इस पॉइंट को उठाकर ऊपर रख दूंगा लाइक दिस, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, आपने पढ़ा था अभी कि डू नॉट चेंज द डायरेक्शन, तो हमारा इक्वल वेक्टर ये रहेगा, मतलब जो वेक्टर यहाँ है वही वेक्टर ये भी है, इसमें कोई फर्क नहीं है क्या, नहीं है। अच्छा इसको एक काम करते हैं, डॉट लाइन से नीचे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं, तो ये 120 दे रखा था, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या मिला आपको, नहीं समझा, हाँ। अगर मैं कहता हूं कि हेड को हेड से मिलाओ, क्या करो, हेड को हेड से मिलाओ और फिर चेक करके बताओ कि ये एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, तो खुद देखो कि ये एक लाइन ड्रॉ किया आपने हेड के लिए और ये वाले पॉइंट को उठा के हेड के पास लेके चले गए ऐसे, ठीक है। इसको एक काम करो, डॉट लाइन से आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, ये आपको दे रखा था 120, ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, नहीं समझ में आ रहा है ना, है आसान नहीं है आसान, हाँ। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना आसान है, कोई प्रॉब्लम है, हाँ बढ़िया, बोलो, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ठीक है। चलो इसके बाद यूनिट वेक्टर तो आपको बता दिया मैंने, यूनिट वेक्टर के साथ साथ जीरो वेक्टर भी देख लो एक बार, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, यूनिट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं तुमसे कि एक्स डायरेक्शन में एक कदम चलो, क्या करो, एक्स डायरेक्शन में एक कदम चलो, तो ये एक कदम यानी कि एक स्टेप जो आपने एक्स डायरेक्शन में चला है वही हमारा यूनिट वेक्टर है, मतलब दिस इज द एक्स कैप, और एक्स कैप को जनरली हम यूज करते हैं आई कैप से, एक्स को किसे बोलते हैं आई से, वाई को के को, जेड को के से, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं, एक्स वाई जेड तीनों को तीनों के एक्सिस पे दिखाऊं तो ऐसे दिखा सकता हूं, ठीक है ना, ये आपका एक्स वाई और जेड, ये होगा, ठीक है। तो ये एक एक कदम यानी कि वन वन यूनिट अगर आप चलते हो तो दिस इज द आई कैप, जे कैप, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा के कैप, बस समझ में आ रही है ना। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। अब मान लो कि मैं कहता हूं कि 2 यूनिट, मैंने बोला कि 2 आई, क्या बोला 2 आई कैप, तो 2 आई कैप का मतलब क्या हुआ कि इसको जितना भी था ये, इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 आई कैप, नहीं समझ में आई, ये कितना है 1 है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आई कैप, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे अगर मैं 5 जे कैप बोलता हूँ या 5 स्टेप इन वाई डायरेक्शन बोलता हूँ तो क्या मिलेगा 5 जे कैप हो जाएगा और इसका 5 गुना वो आगे बढ़ जाएगा, बस समझ में आ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा उसके बाद हमारे पास है जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या है गुड़िया, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है,
जीरो वेक्टर का मतलब क्या है? देखो, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था? यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था? यूनिट मैग्नीट्यूड। तो जाहिर सी बात है जीरो वेक्टर का मतलब क्या होगा? जीरो मैग्नीट्यूड। क्या होगा? मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड हो ही ना। बात समझ में आ रही है? मतलब जो ओरिजिन पे ही बैठा हुआ है, जो कहां पे है? ओरिजिन पे ही है। तो जाहिर सी बात है ओरिजिन पे है तो उसके पास कोई लेंथ नहीं है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होगा। डायरेक्शन तो है, वो मैंने तुमको बोला कि तुम जो है एक्स डायरेक्शन में जाना चाहती है, बट जाना चाहती है एक्स में, लेकिन अभी तक गई नहीं है। अभी कहां पे है? ओरिजिन पे बैठी हुई है। तो ओरिजिन पे बैठी हो तुम, तो तुम्हारे पास कोई लेंथ है क्या? तुम तो गए ही नहीं, तो लेंथ कहां से बनेगा? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। हाँ, मतलब मैंने तुमको पहले इंडिकेट कर दिया कि तुमको कहां जाना है, एक्स पे। चलो ऐसे मैं घूम के खड़ा हूं, कहीं पे हूं, जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे हो और गाड़ी जिधर उसका उसका माउस जिधर रहता है उधर ही वो जाना चाहता है, सिंपल सी बात है। तुम यहाँ पे खड़े हो और इधर जो है ईस्ट की तरफ देख रहे हो, तो अब कहां जाने वाले हो? यानी आपका डायरेक्शन किधर है, बट जा रहे हो क्या? अभी कहां, वहीं पे हो ना। तो उस केस में आपको जीरो वेक्टर बोला जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर। ठीक है, मतलब किसी वेक्टर को अगर रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ठीक है ना? उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे हम उसे निकालेंगे, उसकी बात की जा रही है। जैसे मान लो अगर आप बुके मेथड की बात करते हो, तो जैसे कि हमारे पास कहीं पे क्या है, एक रियल नंबर हमने जो है लैम्डा मान लिया, उसको एक ए वेक्टर से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, ठीक है ना, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये तो हमारा रियल नंबर, इसके पास कोई वेक्टर नहीं है, नहीं है ना। तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो दिस इज लाइक दिस, और ये ए का मैग्नीट्यूड तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, और यहां पे क्या होना चाहिए? अगर इसके पास, अगर ये जीरो है, अगर ये क्या है, जीरो है, तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा, और वन है तो वन वेक्टर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सिंपल है ना? तो इसका मतलब ये होगा कि आप किसी भी रियल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर के डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, केवल इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आ रही है ना? कि अगर हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रियल नंबर से, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा, उसका वेक्टर उसका डायरेक्शन जो है चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। यानी कि अगर मैं कहीं पे लिखता हूं ऐसे कि m प्लस n इंटू ए वेक्टर, तो मैं इसको m वेक्टर m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर करके भी लिख सकता हूं। मतलब इसका रिवर्स भी कर सकता हूं फिर। समझ में आ रही है ना? ठीक है, और पहले से ही अगर कहीं पे हमारे पास कोई एक एन ए वैक्टर दिया गया है और मुझे इसे m से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसे m इंटू एन साथ में ए वेक्टर लिख सकता हूं। समझ में आ रही है ना? मतलब इसे कहने का ये है कि अगर हमारे पास कहीं 5x वेक्टर दिया गया है और मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मैं डायरेक्टली इसे क्या लिख सकता हूं, 10x कैप या फिर 10x डायरेक्शन लिख सकता हूं। ठीक है, हो सकता है कि x को ऐसे x कैप में दे रहा हूं, आपको x वेक्टर मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेक्टर मिलेगा मतलब क्या है कि इसकी भी क्वांटिटी कोई ना कहीं आपको डिफाइन किया होगा कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बट इसके मल्टीप्लायर जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है? बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं, यहां देखो एक बार, मैंने यहां पे बोला टू वेक्टर, टू ए वेक्टर एंड थ्री ए वेक्टर। क्या बोला मैंने? टू ए वेक्टर एंड थ्री ए वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, फाइंड द एंगल बिटवीन टू ए वेक्टर एंड थ्री ए वेक्टर। निकाल सकते हो क्या? फटाफट निकाल के बताओ। क्या करेगी गुड़िया? अरे यार कुछ नहीं है इसमें, ए का मतलब
ए का मतलब एक वेक्टर है ना, तो अगर ए का वेक्टर मैंने मान लिया कि ये है, ये 2a वेक्टर है, तो दूसरा 3a वेक्टर है, और जब 3a वेक्टर है इसका मतलब कि ये भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए ना, क्योंकि हम ए वेक्टर की ही बात कर रहे हैं, बोथ आर द सेम वेक्टर्स। चाहे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया हो तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बना दिया इसको मैंने, नहीं बात समझ में आई? यानी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, इन दोनों को एक साथ हम रख सकते हैं क्या, ओरिजिन से सेम डायरेक्शन पे है ना, दोनों को एक साथ रख सकते हैं क्या? और जब एक ही लाइन पे दो आपको ऐसे मान लो कि मिला हुआ है, तो इनके बीच का एंगल कितने का बनेगा, कितने का बनेगा? दो लाइन है हमारे पास, एक एक आपके पास इनिशियल एक फाइनल है, या जो भी मान लो, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितने का बनेगा? एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर दूसरा लाइन रख दिया मैंने, एंगल कितने का बना? 180 कैसे बनेगा? 180 तो तब बनेगा ना जब ये एक ऐसा हो और इसका जो फाइनल है वो क्या हो, यहाँ पे हो, ये आपका फाइनल हो और ये आपका इनिशियल हो, तब जाके 180 बनेगा ना। हाँ, इतनी जल्दी भूल जाती है? ये आपका फाइनल इनिशियल है और आपका फाइनल क्या हुआ, अपोजिट आ गया, तब जाके 180 बना। लेकिन ये क्या है, दोनों का दोनों एक ही जगह पे है, तो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। अगर ये एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ आया होता तो आपको 360 डिग्री बनता। नहीं बात समझ में आई? वैसा तो कुछ नहीं है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो इसमें कोई फर्क है? अब यहाँ पे आपको 5 करके मिल जाए, 10 करके मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चेंज कैसे का मतलब, बता तो दिया कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। क्या चेंज करोगे कि एंगल बनेगा? अच्छा, अगर उसकी बात करते हो आप, तो ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आपको एक्स वाई जेड ही पता है, एक्स वाई जेड ही पता है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन और ये हो जाएगा आपके पास वाई डायरेक्शन, फिर आपका एंगल चेंज हो जाएगा। ये तो एंगल है, सीधी सी बात है, ये तो मैंने डायरेक्टली एक्स और वाई बोल दिया आपको। एक्स आपका ऐसे होता है और वाई आपका ऐसे होता है, ये आपका एक्स होता है और ये आपका, तो फिर तो डायरेक्टली है कि 90 डिग्री बनेगा। बाकी अगर हम बात करते हैं कि हाँ इसके बीच में और भी कुछ एंगल बन सकता है, 20 30 50 कैसे बनेगा, 20 30 कैसे 50 बनेगा, तो मान लो ये आपके पास एक ए वेक्टर है और ये आपके पास एक बी वेक्टर है, ये दो अलग अलग वेक्टर्स हो गए। अब इनके बीच में एंगल चाहिए आपको, तो इसके बीच के एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपको एंगल मिलेगा। ये आपके पास क्या है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ये आपके पास एंगल थीटा है, ठीक है ना। और जब आप इसका सम करते हो तो कुछ ऐसे मिलता है, ये आपके पास होता है क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करते हो, देन जाके आपका एंगल मिलता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें आगे पढ़ना है कि हम इसका एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों दिया गया हो तो। है समझ में? चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे।